नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है जीवन संगिनी और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, इससे पहले वो दोनों पार्ट आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। उनको पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, दोनों पार्टों के लिंक दिए हुए हैं और साथ में आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो दोनों पार्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये तीसरा और अंतिम पार्ट पढ़िएगा। तो चलिए इस तीसरे पार्ट को हम शुरू करते हैं। मैं ठीक हूँ पापा। ये डॉक्टर साहब थोड़े खड़ूस ज़रूर हैं, लेकिन इतनी भी परेशान नहीं करते, विधि ने अपने शरारती अंदाज में जवाब दिया। क्या? मैं खड़ूस? और पापा, आप शायद भूल गए हैं कि आपका बेटा मैं हूँ और आप इसे गले लगा रहे हैं और मैं बेचारा बस सामान उठा रहा हूँ, विनीत ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। तुम दोनों ही मुझे दुनिया में सबसे प्यारे हो, कहकर विवेक ने विनीत को गले से लगा लिया। विनीत विवेक का सामान ऊपर उनके कमरे में ले गया और विधि चाय बनाने लगी। विनीत ने कुछ हिचकते हुए कहा, पापा, आपको इस छोटे से कमरे में असुविधा तो नहीं होगी? विवेक ने कहा, बेटा, तुम शायद भूल गए हो कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी इससे भी छोटे कमरे में काटी है। शहर तो मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए गया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहीं बसती है। आज शाम मैं दोबारा उसी जगह जाना चाहता हूँ और तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। बेटा, अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद हमें शहर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें याद होगा ना बेटा, उस छोटे से घर में हम तीनों कितने खुश थे। बेटा, ये मेरी जन्मभूमि है। यहाँ मेरे बचपन की यादों के साथ साथ तुम्हारे बचपन की यादें भी तो हैं और साथ में वो दुखदाई पल भी हैं। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आखिर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? वैसे भी बेटा, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी ज़मीनी हकीकत कभी भूलनी नहीं चाहिए। वैसे जब बच्चों को थोड़े से ज़्यादा पैसे या ऐशो आराम मिल जाता है, तो वो इस तरह छोटे और अभाव की जगह रह नहीं सकते। पर मुझे गर्व है कि मेरे बेटे में वो अहम नहीं है। एक बार को मैं बहक गया था, पर मेरे बेटे ने मुझे आईना दिखाया, विवेक ने मुस्कुराकर कहा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मम्मी से वादा किया था, वही पूरा कर रहा हूँ और मुझे यहाँ लोगों की सेवा करके सुकून मिलता है। शाम को जब वो उनके गांव पहुँचे तो अपने पुराने घर के सामने जाके दोनों पिता पुत्र भावुक हो उठे। उन्हें देखकर विधि की आंखें भी नम हो उठी। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर विवेक बोले, विनीत, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक नर्सिंग होम बनाने की परिकल्पना की थी? मैं आज भी वही करना चाहता हूँ। मैंने ये जगह और उसके आसपास की ज़मीन खरीद ली है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ वैसा ही हॉस्पिटल बने जैसा हमेशा से तुम चाहते हो। मैं एक ट्रस्ट भी शुरू कर रहा हूँ जो इसका पूरा खर्चा उठाएगा। पापा, क्या सच में? मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। विधि, सुना आपने पापा क्या कह रहे हैं? हाँ, सच में पापा, यह तो जैसे आपने हमारा सपना साकार कर दिया। मुझे यह बहुत पहले से ही करना चाहिए था। सच कहूँ तो जब से मैंने यह निश्चय किया है, एक अलग ही शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को सही राह दिखा देते हैं। विनीत आगे बढ़कर अपने पिता के गले लग गया। विवेक ने आगे कहा कि हम इसी सप्ताह कोई अच्छा मुहूर्त देखकर भूमि पूजन कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इसे बनने में करीब 8-10 महीने तो लग ही जाएंगे। इस बीच एक और छोटा सा तोहफा है तुम दोनों के लिए। इसे अपनी शादी का तोहफा समझो। विधि और विनीत ने एक दूसरे की ओर देखा। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि विवेक को उनके रिश्ते की असलियत ना पता चले। मैंने एक मोबाइल क्लिनिक लिया है तुम दोनों के लिए। इसके साथ तुम लोग कुछ सुविधाएं आसपास के गांव तक पहुंचा सकते हो। मैंने एक ड्राइवर की भी व्यवस्था कर दी है जो यहीं गांव के पास के ही गांव का रहने वाला है। घर चलकर तुम दोनों देख लो उसमें और कुछ भी चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच पापा, आपने तो जैसे मेरी मनचाही मुराद पूरी कर दी। 4 दिन बाद भूमि पूजन का मुहूर्त निकला। विवेक और विनीत तैयार हो गए थे। दोनों नर्सिंग होम का प्लान साथ में देख रहे थे और विधि का इंतजार कर रहे थे। चलिए, मैं तैयार हूँ। विनीत ने विधि की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। रोज विधि सलवार कुर्ता पहनती थी
और एक चोटी करती थी। आज उसने लाल बॉर्डर वाली पीले रंग की साड़ी पहनी थी। बाल खुले रखे थे, कानों में छोटे-छोटे झुमके, गले में एक पतली सी चैन, आँखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी। बहुत सुंदर लग रही थी। विनीत का दिल पता नहीं क्यों ज़ोरों से धड़कने लगा। क्या हुआ? चलें? हड़बड़ाते हुए विनीत ने कहा, जी चलिए। पूजा के वक्त बार-बार विनीत की निगाहें विधि पर जाकर रुक जा रही थी। उसकी हमेशा से आकर्षक आंखें आज काजल लगा के और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। शाम को घर पहुंचकर विवेक जी थोड़ा आराम करने चले गए। विनीत जब कमरे में पहुंचा तो विधि आईने के सामने अपने जेवर उतार रही थी। विनीत उसके पीछे गया और झुककर उसके कान में धीरे से बोला, आपकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है, रोज लगाया कीजिए। कहकर वो बाथरूम में घुस गया। विधि ने आईने में देखा और उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी आभा फैल गई। अगले दिन विवेक वापस जा रहे थे। सुबह तो विनीत उनके साथ चौक पर गए। उन्होंने कहा, बेटा मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम और विधि साथ में काम कर रहे हो, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं कुछ कमी है। विनीत ने चुपचाप आंखें झुका ली, कुछ नहीं बोला। बेटा मैं जानता हूँ तुम शादी के खिलाफ थे और मैंने यह शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवाई, लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें शायद आज ये समझ ना आए, लेकिन एक हमसफ़र के बिना ज़िंदगी क्या होती है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी आवाज़ का दर्द विनीत महसूस कर पा रहा था। बेटा अभी तो तुम अपने काम में बिजी हो, लेकिन एक उम्र के बाद तुम अपने आप को अकेले महसूस ना करो, इसलिए मैंने ये सब किया। और बेटा तुम जो भी करना चाहते हो, तुम्हारी पत्नी उसमें हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। पत्नियां कभी बाधा नहीं बनती बेटा। जी पापा, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। विवेक के जाने के बाद विनीत कुछ देर तक सोचता रहा अपने और विधि के बारे में। उसने कभी लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे तो शादी कभी करनी ही नहीं थी। लेकिन फिर विधि को देखकर उसके दिल में यह अजीब प्यारा सा एहसास क्यों जागता है। और विधि, वह उसके बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है। उसने तो ये शादी सिर्फ इसलिए की है जिससे वो अपने लक्ष्य पर काम कर सके। वो तो उसे सिर्फ अपना दोस्त और सहकर्मी मानती है। नहीं, वो उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। विनीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो अजीब एहसास था जो उसे विधि की ओर आकर्षित कर रहा था और खुद का और साथ ही विधि का लक्ष्य उसे रोक रहा था। एक शाम अचानक सावन, जिसका यह घर था, वह आ पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी निशा भी थी। निशा कॉलेज में विनीत और सावन की जूनियर थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर घर वालों की रजामंदी से शादी की। विनीत दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। अरे सावन और निशा, तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे हम कुछ दिनों के लिए जम्मू घूमने जा रहे थे, सोचा तुम लोगों से मिलते चले। अंकल ने बताया कि तेरी शादी हो गई है, तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे मैं इतना गैर हो गया? सावन ने नाराजगी जताते हुए कहा। कैसी बात कर रहा है यार, लेकिन यकीन मान सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जाने दे, बाद में बताता हूँ। तुम दोनों अंदर तो चलो। हाँ हाँ भाई, भाभी जी से भी तो मिलना है, पता तो चले कौन है जिन्होंने हमारे विश्वामित्र की तपस्या भंग की। सावन ने कहा और साथ ही विनीत का भी उसके पीठ पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। सब हंसते हंसते अंदर पहुंचे। लोगों की आवाज़ सुनकर विधि रसोई से बाहर निकली तो उसे देखते ही सावन और निशा एक साथ बोले, विधि तुम? विनीत ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग जानते हो इन्हें? सावन ने कहा, जानते हो मतलब? अरे बाबा, अब अपने ही कॉलेज की जूनियर है तो जाहिर सी बात है जानेंगी ही। और निशा और विधि तो एक ही बैच से हैं। अब चौंकने की बारी विनीत की थी। उसने प्रश्नवाचक आंखों से विधि की ओर देखा। विधि ने बस एक निगाह विनीत पर डाली और फिर सावन और निशा की आवभगत में लग गई। बातों बातों में सावन ने कहा, यार तुम दोनों हमारे साथ जम्मू क्यों नहीं चलते? तुम लोग तो शादी के बाद कहीं गए भी नहीं हो शायद। अरे फिर यहाँ का काम कौन देखेगा? यार तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ रहना है, कभी कभी तो डॉक्टर भी छुट्टी डिजर्व करते हैं।
बस कुछ दिनों की ही तो बात है। विधि, अब तुम ही समझाओ इन्हें, वरना इस बोरिंग इंसान का बस चले तो 100 साल भी एक ही कमरे में किताबों के साथ बंद रह सकता है। सावन की इस बात पर सभी हंस दिए। विनीत ने विधि की ओर देखा तो उसकी आंखों में मौन स्वीकृति देखकर कहा, चलो फिर चलते हैं। पैकिंग करनी पड़ेगी और मैं कुछ लोगों को बता भी देता हूँ कि मैं अगले 3 दिन यहाँ नहीं हूँ। सावन ने कहा, तब तक मैं होटल में एक और कमरा बुक कर लेता हूँ। अगले कुछ घंटे तैयारी और हंसी ठहाके में निकल गए। रात को दोनों सहेलियां एक कमरे में सो गई और विनीत और सावन देर रात तक पुराने दिनों को की बातें करते रहे। अगली सुबह चारों के चारों सावन की गाड़ी में जम्मू के लिए रवाना हो गए। बीच में दिल्ली में थोड़ी देर रुककर फिर आगे बढ़ चले। खूबसूरत दृश्य और दोस्तों का साथ चारों को एक ताजगी का अनुभव करवा रहा था। बातों ही बातों में रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। करीब 1 बजे वो जम्मू पहुंचे। होटल में सामान रखकर सबसे पहले वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए। घूमने के लिए इससे अच्छी जगह क्या थी। जो जम्मू आए और माता के दर्शन ना करे, ये कैसे हो सकता है। इधर उधर घूमकर खाना खाकर दोनों दंपत्ति अपने अपने कमरों में पहुंच गए। कमरा खूबसूरत था लेकिन बेड एक ही था। कोई सोफा भी नहीं था। दोनों चुपचाप कपड़े बदलकर बेड के 2 सिरों पर लेट गए। विनीत ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक ब्रेक अच्छा लग रहा है। एक बात पूछे कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि मैं आपके ही कॉलेज से हूँ। अब यह मत कहना कि मैंने पूछा क्यों नहीं। विधि खिलखिला के हंस पड़ी। पर सच कहूँ तो वजह यही है। यार तुम भी ना, मेरा मतलब है आप भी ना। तुम ज़्यादा अच्छा है, तुम ही कहिए। एक शर्त पर कि तुम भी मुझे तुम ही कहोगी। चलिए, मतलब चलो यह भी मंजूर है। तो अब वापस मुद्दे पर आते हैं। मुझे एक बार में बता दो कि मुझे क्या क्या पूछताछ करनी है। मुझे सीधी सीधी बात ही समझ आती है। यार मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। ठीक है, जो चाहे पूछ लो, बिल्कुल सीधे 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 जवाब दूंगी। सच कहूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं तुमसे मिला हूँ। क्या तुम मुझे जानती थी। मेडिकल एंट्रेंस में ऑल इंडिया टॉपर और कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट को तो सारे ही जानते हैं, खासकर लड़कियां। विधि ने शरारत से कहा, हम कभी मिलते तो मुझे ज़रूर याद रहता। तुम जितनी लड़कियों से मिलते हो, क्या वो सारी तुम्हें याद रहती हैं। विधि ने आंखें घुमाकर कहा। विनीत छेपते हुए कहा, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो शायद ही बात करता था। हाँ, निशा को ज़रूर जानता था, सावन की वजह से। फिर मैं भला क्यों याद रहूंगी। क्योंकि इतनी खूबसूरत आंखों को भूलना थोड़ा मुश्किल है, विनीत ने धीरे से कहा। विधि ने अपना निचला होठ दबाते हुए कहा, इतने भी सीधे इंसान नहीं हो। विनीत मुस्कुरा दिया। विधि ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, सो जाते हैं। अरे लेकिन मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। फिर तुम कहोगी कि मैंने पूछा क्यों नहीं। बाकी कल। गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों सोने की कोशिश करने लगे लेकिन नींद दोनों की ही आंखों से गायब थी। मन ही मन कोई मीठी सी धुन गुनगुनाते हुए कब दोनों नींद के आगोश में चले गए, उन्हें खुद पता ही नहीं चला। सुबह विनीत की नींद खुली, बहुत जल्दी खुल गई। सबसे पहले उसकी नज़र विधि पर पड़ी। कितनी प्यारी और मासूम लग रही है। एक लंबी सांस लेके वो बिस्तर से उठा और धीरे से दरवाज़ा खोल के बालकनी में आ गया। सामने देखा तो बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला नजर आ रही थी। मन भर गया इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर। विधि भी उठ गई थी और बाहर आई। विनीत ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। कितना खूबसूरत मौसम है ना। वॉक पर चलोगी। हाँ चलो, मैं एक शॉल ले लेती हूँ। तुम भी एक जैकेट पहन लो, बाहर ठंड है। बहुत ही प्यारा मौसम था। होटल एक ऑर्चर्ड के अंदर था। कोहरे की चादर ओढ़े पेड़, ठंडी ताजी हवा, बर्फ से ढके पर्वत एक सुकून दे रहे थे। चलते चलते विनीत ने कहा, तुमने मेरी कल की बात का जवाब नहीं दिया। आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। विधि ने आंखें नचाते हुए कहा, हाँ जानती थी आपको, कॉलेज में बहुत बार देखा था। कुछ सेमिनार भी अटेंड किए जिसमें आप पेपर प्रेजेंट किए करते थे।
कि कभी किसी फंक्शन में आपने अपनी इच्छा भी बताई थी कि आप क्या करना चाहते हैं। उस दिन लगा कि एक बार आपसे बात करने का मौका मिले तो अच्छा होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि आप और पापा का क्या रिश्ता है। एक बार पापा मुझसे पूछ रहे थे कि इस कॉलेज से तो लोग या तो बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। तब अनजाने ही मैंने उनसे कहा था कि हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर विनीत, वो भी किसी गांव में प्रैक्टिस कर रहे थे। पापा तब सुन के मुस्कुरा दिए थे। एक खुली जगह बेंच पर बैठते हुए विधि ने कहा, जेब में हाथ डालकर एक पेड़ के सहारे खड़े होते हुए विनीत ने कहा, लगता है पापा तभी से कुछ खिचड़ी पकाने लग गए थे। तो तब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी इस नाचीज से होने वाली है, तो तुम्हें कैसा लगा? पापा ने उस दिन मुझे उनके घर पर बुलाया था। ड्राइंग रूम में आपकी एक बड़ी सी तस्वीर थी। पापा ने मुझसे पूछा, इसे जानती हो क्या? मैंने कहा, हाँ, यह तो डॉक्टर विनीत हैं। तब उन्होंने कहा कि यह मेरा बेटा है। मुंडा पागल है तुम्हारी ही तरह, लेकिन इसके जैसे दिल के सच्चे लोग बहुत कम होते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा होता तो मैं उससे इजाज़त लेता, पर अभी तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? और इससे पहले कि तुम जवाब दो, मैं तुम्हें बता दूं कि वो शादी करना ही नहीं चाहता और वो इस शादी को आसानी से स्वीकार भी नहीं करेगा। फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। विधि ने उसके खास अंदाज में कहा। मैंने सोचा यहाँ हमारे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर साहब के लिए लड़कियां पागल होती थी, मुझे फ्री में मिल रहा है, शक्ल भी ठीक ठाक है, तो चलो भाई शादी करके देख लेते हैं। तो फिर हाँ कर दी। और सच कहूँ तो पापा ने जो लालच मुझे दिया बेटी बनने का, मैं इनकार ना कर सकी। चलो, अगर आपके सवाल पूरे हो गए हों तो वापस चलें। विधि ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, पर विनीत ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। विधि, तुमने तो सब कुछ जानने के बाद भी इस शादी के लिए हाँ करी, लेकिन मैंने जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें या किसी भी लड़की को शादी करके बिना किसी गलती के इस तरह पीछे छोड़ आना गलती ही नहीं, कायरता है। मैंने इस गलती के लिए तुमसे अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। क्या मेरी इस गलती के लिए तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? विनीत, मैंने तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं। मैंने जो फैसला लिया वो मेरा था, मुझे किसी ने भी मजबूर नहीं किया था। और फिर तरीका भी गलत था, कोई भी इस तरह रिएक्ट करता ही। फिर भी यह गलत था। मेरी नाराज़गी अपने पिताजी से थी, लेकिन किसी भी लड़की का, और वो भी अपनी पत्नी का, यूं अपमान और तिरस्कार गलत बात है। मुझे माफ़ कर दो अगर हो सके तो। विनीत, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत थे और तुम्हें इस बात का पश्चाताप है, तो तुम्हें और किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुकने के बाद विधि बोली, इससे पता चलता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अब चलें? चलो। विधि का हाथ अपने हाथ में लेके विनीत ने वापस होटल की तरफ कदम बढ़ा दिए। अगले 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। अमरनाथ गुफा, फिर अमर संग्रहालय, अखनूर के नज़ारे देखते हुए, मांडा जू के प्रकृति के आनंद लेते हुए, पटनी टॉप में स्नोफॉल और स्लाइडिंग के मज़े लेते हुए, समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। विधि यहाँ विनीत का एक नया रूप देख रही थी। हंसता मुस्कुराता हुआ, सावन और निशा से छेड़खानी करता, कभी विधि की प्लेट से जम्मू के प्रसिद्ध मोदक पुलाव गायब करता, और बात बात पे कह कह लगाता। विनीत विधि को पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। स्वभाव से धीर गंभीर, किताबों और अपने आप में डूबे रहने वाला विनीत के व्यक्तित्व का यह पहलू विधि के लिए एकदम नया था। भले ही उसने हमेशा विनीत को यह दिखाया हो कि उसने शादी यूं ही कर ली थी, इस रिश्ते को दोस्ती और सहकर्मी का नाम दिया हो, सच तो यह था कि विनीत की ओर एक आकर्षण उसे हमेशा से था। शादी के बाद जब वह जयपुर में विवेक के पास थी, तब उसके बचपन के किस्सों में, पुराने एल्बम में, उसकी किताबों में, गाने की सीडी में वो विनीत को ढूंढने की कोशिश करती थी। पिछले कुछ महीनों में उसने विनीत को जितना जाना, उसके बाद उसके लिए एक अपनापन और सम्मान दोनों का ही एहसास होने लगा था। और अब यह एक नया रूप, विनीत का विधि से माफ़ी मांगना, यह सब मानो एक नए गीत की धुन लिख रहे हों। 2 दिन बाद जब वो वापस पहुंचे, उनके रिश्ते में मानो एक नई ताजगी आ गई थी। औपचारिकता का पर्दा हट गया था।
लेकिन एक दूरी अभी भी बनी हुई थी। काम ने दोनों को फिर से व्यस्त कर दिया। नर्सिंग होम का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। विवेक हर 3-4 हफ्ते में उनके पास आ जाया करते थे। नर्सिंग होम के साथ ही एक छोटा सा घर भी तैयार हो रहा था उन दोनों के लिए। इस बार जब विवेक आए तो उन्होंने विधि से कहा, बेटा, तुम जिस तरह से घर को सजाना चाहती हो उसके लिए अगर सामान तुम खुद पसंद करती तो अच्छा होता। अगर तुम कुछ दिनों के लिए जयपुर चलो तो यह सब सामान आराम से ले सकती हो। विधि ने विनीत की ओर देखा। विनीत ने कहा, पापा ठीक कह रहे हैं, तुम अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से सब ले लो। साथ ही जो नर्सिंग एजेंसी बाकी स्टाफ की व्यवस्था करेगी उसमें उससे भी बात कर लेना। हो सके तो कुछ लोगों का इंटरव्यू भी ले लेना। विधि ने कहा, पापा तो फिर आपके साथ ही चल लेती हूँ कल। अगले दिन विधि काकी को सारी हिदायतें देके विवेक के साथ चली गई। उसके जाने के बाद विनीत को मानो सब कुछ खाली खाली लगने लगा। उसे बाइक की पिछली सीट खाली लगती। उसे सुबह की चाय बहुत अकेली लगती। वो कभी विधि के स्टेथोस्कोप से खेलता, कभी उसके कपड़ों को छू के देखता, मानो उसमें विधि को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। विधि से रोज ही फोन पर बात होती थी, लेकिन वो तो उन बोलती हुई आंखों को ढूंढ रहा था। उनके बिना सब कुछ खामोश सा था। 5 दिन हो गए थे विधि को गए। विनीत को ऐसा लगने लगा था मानो बरसों हो गए हों। उस शाम एक मरीज की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए उसका ध्यान तारीख पर गया तो वो चौंक उठा। कुछ ही पलों में उसने एक निर्णय लिया। 4 घंटे बाद अपने छोटे से बैग पैक के साथ वो जयपुर की बस में बैठ लिया था। सुबह सुबह वो सिंधी कैंप उतरा और एक ऑटो लेकर घर पहुंचा। पूरे 1 साल पहले वो इस घर को छोड़कर गया था। उसके बाद से वो यहाँ आया ही नहीं। अपने पापा के साथ सारी बातें सुलझाने के बाद वो ही उसके पास आते रहे। घर के अंदर कदम रखते हुए उसने सोचा, कितना कुछ बदल गया है उसके जीवन में इस 1 साल में। अंदर आते ही सबसे पहले विवेक को देखा। वो सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। विनीत को देखते ही एक आश्चर्य और प्रसन्नता भरी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल गई। अरे विनीत, तुम बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं बस वॉक के लिए निकल रहा था। चलो, तुम आ गए हो तो चाय साथ पीते हैं। नहीं नहीं, आप वॉक करके आ जाइए, फिर आराम से बात करते हैं। मैं तब तक सबसे मिल लेता हूँ। विवेक हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। और सुनो, तुम्हें जिन सब से मिलना है वो सब ऊपर तुम्हारे कमरे में है। पापा आप भी। विनीत छेपते हुए ऊपर कमरे की ओर भागा और विवेक हंसते हुए बाहर निकल गए। विनीत धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। विधि अभी अभी नहा के निकली थी। गुलाबी साड़ी में लिपटी खिड़की के बाहर देखती हुई अपने बालों को सुलझाती हुई कुछ गुनगुना रही थी। दरवाजे की आहट से विधि ने पीछे मुड़कर देखा और इस अप्रत्याशित आगंतुक को देख के उसके कदम अपने आप विनीत की ओर भागने लगे। एक कदम की दूरी पर खुद को रोकते हुए उसने कहा, तुम अचानक, कल जब बात हुई तो तुमने बताया नहीं, तुमने पूछा नहीं। हाँ जी, मेरा ही दांव मुझ पर। इतनी सुबह पहुंचे हो, मतलब रात को चले होंगे। कुछ खाया? रुको, मैं नाश्ता लगाती हूँ, कहकर विधि जाने लगी। विनीत ने पीछे से हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लिया। विधि की सांसें तेज होने लगी। उसे पीछे से अपनी बाहों में घेर कर विनीत ने झुककर उसके कान में कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें याद था? भूल कैसे सकता हूँ। इस दिन मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था जिसने मेरे सोचने के नज़रिए को बदल दिया, जिसने मेरी रूखी बंजर जिंदगी में कोमलता की बारिश कर दी, जिसने मुझे एक दोस्त दिया। लेकिन विधि, मुझे एक दोस्त और एक सहकर्मी नहीं, बल्कि एक हमसफ़र चाहिए। विधि को धीरे से अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखकर विनीत ने पूछा, बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगिनी? अपनी आंखों में खुशी की खुशबूदार नमी लिए और होठों पे प्यार की मुस्कान लिए विधि ने कहा, हाँ, मैं तो हूँ ही तुम्हारी हमसफ़र, हमराही, जीवन साथी, जीवन संगिनी। और वो विनीत की बाहों में समा गई। तो दोस्तों,
ये हुई हमारी जीवन संगिनी कहानी ख़त्म। और आपको कमेंट करके बताना है आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।